अंतर्स चेतना के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस का अपहरण हुआ वो महज कुछ दिन पहले वो महज एक संयोग था या बलूचिस्तान को आज़ादी के तरफ ले जाने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस चर्चा में आने से पहले थोड़ा सा ये जानकारी हमें चाहिए कि बलूच कौन है। इस पर काफ़ी तर्क है, पक्ष है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बलूच एक जनजाति है जो कि कैस्पियन सागर के आसपास अजरबैजान और टर्की के बीच में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। बहुत लोग सीरिया के अलेप्पो शहर के आसपास इनकी उत्पत्ति मानते हैं। कालांतर में बलूच आज के ईरान के पूर्वी हिस्से सिस्तान और फिर आज के बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से उसके लगते हुए इलाके में बस गए। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि बलूच इस्लाम कबूल करने से पहले पारसी थे मूल तौर पर। कुछ लोग हिंदू भी उन्हें मानते हैं, लेकिन एक पक्ष तो तय है कि बलूच बहुत ही समावेशी समाज है। इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है। बलूच मूल तौर पर सुन्नी मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सिया भी कुछ है, लेकिन हिंदू बलूच भी है। और बलूच उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। बलूच की पहली और आखिरी पहचान बलूच की होती है। ये नहीं कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिया है, सुन्नी हैं विद इन इस्लाम, ऐसा नहीं। इस मामले में बलूचों की तुलना मध्य पूर्व में रहने वाले एक मुस्लिम जड़ जाति कुर्दों से की जा सकती है। बलूचों में हिंदुओं का भी उतना ही स्थान है जितना एक मुस्लिम बलूच का है, जबकि जैसा मैंने कहा कि बलूच जो है वो अपनी पहचान से अपने आप को जानते हैं, धर्म से नहीं। और इसका जीता जागता सबूत है कि बलूचिस्तान विधानसभा में अर्जुन दास बुगटी नाम के एक हिंदू सदस्य थे और वो बलूच विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। ये अपने आप में सबूत है कि अर्जुन दास बुगटी अब हैं हिंदू, लेकिन उन्होंने बुगटी शब्द लिखा, जो कि एक ट्राइब है बलूचिस्तान के अंदर। जो बलूच लोग हैं उसमें कई एक ट्राइब है, बुगटी है, मारी है, बहुत सारे। अब कुर्दों से इसकी तुलना हमने इसलिए की कि कुर्द ईरान, टर्की, सीरिया और इराक के बीच में बसते हैं और ये एक अलग देश की मांग अपने लिए कर रहे हैं। बरसों से कर रहे हैं, बल्कि दशकों से कर रहे हैं। पिछले 100 साल में आप मान लेंगे कि कम से कम 10 लाख कुर्दों की हत्या हुई। सद्दाम हुसैन जब इराक में थे और बड़े पावरफुल उनकी सत्ता थी, तो उन्होंने तकरीबन 10 लाख कुर्दों का कत्लेआम किया, रासायनिक हथियारों से किया। हिटलर ने जिस तरह से कत्लेआम किया कुर्दों का, यहूदियों का, उससे बुरी तरीके से मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम देशों ने कुर्दों का नरसंहार किया। और टर्की जो आजकल नए तौर पर मुस्लिम जगत का अपने आप को नेता बनाना चाहता है, उसने भी कुर्दों का बहुत नरसंहार किया है और वो नरसंहार आज भी जारी है। कुर्द और बलूच में एक और समानता यह है कि दोनों एक अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने एक अलग देश बनाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। और मुस्लिम धर्म की प्रधानता होने के बावजूद यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाओं का स्थान नेतृत्व में है। अब इस्लाम में महिलाओं का स्थान बहुत कमज़ोर होता है। मौलाना मौदूदी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े आइडियोलॉग थे, पिछले 200-300 साल में इस्लाम के 3 बड़े व्याख्याकारों में से एक माने जाते हैं। मौलाना मौदूदी एक साहब एक हो गए, मोहम्मद कुतुब इजिप्ट के एक दूसरे हो गए, और अताउल्लाह ख़ामेनी ईरान के तीसरे हो गए। अब तीनों के नज़र में इस्लाम में औरतों की स्थिति बड़ी
कमज़ोर है, दोयम दर्जे की है। मौलाना मौदूदी ने ऑफिशियली कहा था कि महिलाएं पाकिस्तान की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकती, टॉप पोस्ट को नहीं ले सकती। बाद में बेनजीर भुट्टो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 2 बार बनी, ये और बात है। तो आमतौर पर उसके बाद भी महिलाओं का स्थान इस्लाम में बहुत ही नीचे है। एक प्रसिद्ध मोरक्को की समाजशास्त्री हैं फातिमा मरसहीनी। तो फातिमा मरसहीनी कहती हैं कि इस्लाम ने औरतों की स्थिति को बहुत ही दोयम दर्जे का कर दिया है। जैसे बाज़ार में वो कहती हैं कि आप सब्जी भाजी खरीदते हो, तो सब्जी भाजी का कोई से नहीं होता है। आपके पास जितना ताकत है पैसे का, उतना सब्जी भाजी खरीद सकते हो। लगभग उसी तरह से मिलते जुलते जो है इस्लाम में औरतों की स्थिति है। जब आप बात करेंगे इस्लाम के व्याख्याकारों से तो कहेंगे कि नहीं भाई, हमारे यहाँ औरतों की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि चादर और चारदीवारी की जंजीर में औरतों को इस्लाम के अंदर जकड़ के रखा गया है। आधुनिकता का जो हवा है वो उन तक नहीं पहुँचा है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, भारत जैसे, इंडोनेशिया जैसे, यहाँ खुला समाज है, वहाँ भी मुस्लिम समाज की औरतों को चादर और चारदीवारी के जंजीर में जकड़ के रखने की कोशिश अभी भी मुस्लिम समाज के दकियानूसी लोग करते रहे हैं और बड़े पैमाने पर सफल रहे हैं। ऑल्दो भारत में और इंडोनेशिया में मुस्लिम महिलाएं काफ़ी खुल के समाज की मुख्यधारा में आ रही हैं, आने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लंबे जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अब दोस्तों लौटते हैं कुर्द और बलूच के थोड़े से कंपैरिजन पे कि दोनों महिलाओं को नेतृत्व देते हैं। चूँकि महिलाएं वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और पैट्रियार्कल सोसाइटी ये दोनों नहीं है। ये बहुत बड़ा एक तथ्य है जो हम सबको जानना चाहिए। अब आते हैं बलूचों के संघर्ष पर। बलूच का संघर्ष जो है, बलूचों का संघर्ष आज़ादी के पहले ही शुरू हुआ था। ईरान ने एक हिस्से पे कब्जा कर लिया और उस ज़माने में ईरान का बॉर्डर जो है भारत से लगता था। 1947 के बंटवारे के बाद तो उनके साथ लगे इलाके में बलूच रह गए। फिर अफ़गानिस्तान से लगते हुए कुछ प्रांतों में बलूच हैं, लेकिन इनके राइट टू ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी एक अलग देश बनाने की मांग लगातार जारी रही। ये दरअसल जुड़ना नहीं चाहते थे पाकिस्तान से। कलात नामक इनका एक साम्राज्य था, एम्पायर था, और मुल्तान तक इनका शासन था, जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक पंजाब प्रांत में, वहाँ तक बलूचों का शासन था। बलूच एक लड़ाका प्रजाति रही है। अब जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना कलात जो एम्पायर था उसके लीगल एडवाइज़र थे। जिन्ना ने ही सलाह दिया था कि भाई आपको पाकिस्तान में शामिल नहीं होने चाहिए, लेकिन जब जिन्ना ही लीडर बन गए तो उनका इरादा बदला और उन्होंने समझा बुझा के बलूचों को बराबरी का दर्जा देने का आश्वासन देके, मुख्य धारा में रखने का आश्वासन देके मिला लिया। जो आपको पता है कि जिन्ना आज़ादी के 13 महीने बाद सितंबर 1948 में अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए और जो पाकिस्तान में हुकूमत चली वो आर्मी ओरिएंटेड हुकूमत हो गई। आर्मी का दबदबा हो गया और वो आज तक जारी है। अब आर्मी जो है किसी भी देश में हो, ह्यूमन राइट को निगेट करती है। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हुए, इजिप्ट के रहने वाले थे। उनका कहना है कि ये मिलिट्री की जहाँ भी दबदबा होती है वहाँ मानवाधिकार और लोकतंत्र की अवमानना होती है, और पाकिस्तान एक ऐसा ही केस है जहाँ लोकतंत्र और मानवाधिकार की भरपूर अवमानना होती रही है और मिलिट्री के हाथ तो होती रही है, और मिलिट्री ऐसा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान जो स्टेट है, इट इज़ नॉट ए स्टेट, रदर इट इज़ ए स्टेट विद इन मिलिट्री। तो कितना मिलिट्री पावरफुल है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पिछले 80 साल में 30 साल पाकिस्तान की मिलिट्री ने सीधे पाकिस्तान पर शासन किया है। तो उन्होंने जो है लगातार शासन किया है और इस शासन के चलते बड़े पैमाने पर अराजकता पाकिस्तान में है, और बलूच मामला भी उसी में एक प्रमुख स्थान रखता है। पाकिस्तान की सेना यह मानती है कि बंदूक की नली से हर चीज़ का समाधान हो सकता है, बंदूक की ताकत से हर चीज़ का समाधान हो सकता है। जैसा कि एक बड़े विद्वान क्लाउविज ने कहा है कि वार इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन्होंने अनवरत वार पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचों के खिलाफ छेड़ा है। आज़ादी के तत्काल बाद एक लड़ाई शुरू हुई, बहुत लोग मारे गए, समझौता हुआ। 1969 में 66 में फिर
लड़ाई शुरू हुई बलूचों से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उसमें भी समझौता हुआ। 1973 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री भी बने बाद में, तो उन्होंने बलूचों के एक निर्वाचित सरकार को भगा दिया, डिजॉल्व कर दिया। वहाँ लड़ाई शुरू हुई। वो लड़ाई काफ़ी दिनों तक चली। 10,000 लोग मारे गए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के भी 3,500 जवान थे। उसके बाद जो वर्तमान दौर है बलूच आंदोलन का, मुक्ति आंदोलन का, ये अगस्त 2006 में जब प्रसिद्ध बलूच नेता अकबर बुख्ती साहब का असैसिनेशन हुआ, हत्या हुई मिलिट्री शासक मुशर्रफ साहब के द्वारा, तो तब से शुरू होती है और आज तक चल रही है। और इस बीच में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया है, CPEC 2013 से। इसमें $65 बिलियन चीन ने लगाया है। और बलूच मानते हैं कि ये जो चीनी प्रयास है कि चीन के बंद प्रांत जो है जिंगजियांग को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से जोड़ा जाए, जो ईरानी बॉर्डर के पास है और बड़े स्ट्रेटजिक मुहाने पर है, अरबियन सी, पर्सियन गल्फ और हिंद महासागर के ज्वाइंट पे है, और यहाँ एक नेवल एज मिलता है चीन को, और चीन यहाँ से एनर्जी भी सप्लाई अपना रोड माध्यम से कर सकता है। और ख़ास करके मलक्का जलडबरू मध्य जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़ा है। तो इन द केस ऑफ वार वो इंडियन आर्मी बंद कर सकती है, चूँकि वो हमारे अंडमान कमांड के बहुत पास है, उसके मारक क्षमता के अंदर है। तो ये आप जान लें कि बड़े पैमाने पर